अजीब लोग, वो काफ़िले, वो अजीब लोग, वो काफ़िले जो न रुक सके न भटक सके, जो वतन बना के चले गए, जो चमन सजा के चले गए, हमें याद हैं, हमें याद हैं। क्या सलीम भाई वाकई याद हैं? याद रखने की ज़रूरत है उन्हें। हम तो अब उनको दानिस्ता भुलाने के चक्कर में हैं कि किसी तरह हमारे हाफ़ज़े से भी हो जाएं और हमारी तारीख़ से भी निकल जाए। हम अब इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जो चंद लोग सरफिरे लोग हैं, जो उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने वतन बनाया था, क्योंकि अब हम एक नए वतन की तामीर में मसरूफ़ हैं। वो वतन जो उन्होंने बनाया था, जिसकी एक बुनियाद थी, एक नज़रिया था, उसको अब हम दफन कर देना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम एक नए वतन की तामीर करें, उस वतन की तामीर करें जिसकी कोई अखलाकी बुनियाद ना हो, उस वतन की तामीर करें जिसका कोई नज़रिया ना हो, उस वतन की तामीर करें जिसमें कोई बुनियाद परस्त ना हो। तो अब हमसे मुराद हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, हम सब लोग अब इस मिशन पे लगे हुए हैं कि हम एक नए वतन की तामीर करें। नहीं, हुकूमत तो चलिए अता साहब, ये सलीम भाई हुकूमत की बात कर लेते हैं। बात वही है कि हम खुद क्या कर रहे हैं भाई, हमारा नज़रिया कहाँ गया? देखिए, ये मकड़ी के जाले हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो बना है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। सही। और इसको 14 अगस्त 1947 नहीं बल्कि 711 हिजरी जी अमवी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के ज़माने में, जब मोहम्मद बिन कासम यहाँ आया तो बरे सग़ीर का वो हिस्सा जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हिंदुस्तान का भी बड़ा हिस्सा, वो फतह किया जी, और वहीं से इस्लाम की इस खित्ते में दाग बेल डली। ठीक है। तो ये तारीख़ का रिश्ता बहुत पुराना है जिसको बहुत आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। और फिर आप ये देखिए कि रिश्ता बहुत आसानी के साथ 1971 में तोड़ दिया गया और उसी वक्त ये बात कह दी गई कि जनाब नजरिया पाकिस्तान को बहरे अरब में गर्क कर दिया गया। जी जी, जिन लोगों ने ये कही वो खुद तारीख़ का उस बदतरीन अंजाम से दो चार हुए जो सारे लोगों ने देखा। वो तो अब यानी कि वो लोगों का देखिए ना, जिन लोगों ने ये कहा उनका अंजाम क्या हुआ। एक को कत्ल कर दिया, दूसरी को उसकी हुकूमत के लोगों ने उस वज़ीर आज़म को हिंदुस्तान के उसको कत्ल कर दिया, तीसरा फांसी पे चढ़ गया। तो ये तो यानी कि जो कुछ जो करने वाले थे वो तो मिट गए, पाकिस्तान तो कायम है। सर कोई चीज़ कायम रहने के लिए नहीं बनी सर। और आप अल्लाह की नेमत की बात तो करते हैं, लेकिन क्या अल्लाह की नेमतों की अगर कदर ना की जाए तो अल्लाह की वो नेमतें क्या रूठ नहीं जाया करती हैं? क्या वो हमसे छूट नहीं जाती हैं? क्या वो चली नहीं जाती हैं हमारे पास से? आजमाइशें हैं, आजमाइशों का दौर है, वो चलता रहेगा। देखिए तबस्सुम साहब, मैं सलीम भाई एक चीज़ और, मैं एक आपकी कता कलामी करते हुए एक बात सिर्फ आप दोनों से पूछना चाहूँगा। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई जी, ठीक है, लाहौर शहर में, आप हम सब जानते हैं, हमें उस पर बहस करना बेकार है। 7 साल के मुख्तसर अरसे में कौम ने एक बीमार शख्स की क़यादत में मुत्तहिद होकर पाकिस्तान हासिल कर लिया। बिल्कुल ठीक है, मुख्तसर 7 साल के मुख्तसर से अरसे में। लेकिन ये नज़रिया जो एक ऐसा बुलंद व बाला नज़रिया था वो 65 साल में भी आज कहीं नज़र नहीं आता। वो 7 साल कौम की तारीख से निकाल दें तो उसके बाद के 65 साल बर्बादियों के, तबाहियों के, शर्मिंदगियों के साल हैं। अगर ये नज़रिया नज़र ना आता तो आज आप ये बात ही ना कह रहे होते। ये सारे लोग जो इस बात कहते हैं उसकी वजह यही है कि इस नज़रिए ने इस पूरी कौम को अब भी उसी तरीके से जकड़ रखा है, और ये नज़रिया ही है जो इस पाकिस्तान को सलामती के साथ लेकर चल रहा है। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी यही अर्ज़ करने वाला था कि एक बीमार शख्स, एक कमज़ोर जिस्म रखने वाला आदमी, लेकिन अज़्म तो उसका आहिनी था। उसने आहिनी अज़्म के साथ आपको एक मुल्क दे दिया,
लेकिन लोग तो कहते हैं, सही है गलत, कि उसको मार दिया गया। चलें, वो अगर तबई मौत भी मर गया, उसके बाद उसका एक साथी, उसने इस हुकूमत का निज़ाम संभाला, इस मुल्क की बागडोर संभाली, उसको भरे जलसे में गोली मार दी गई। मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि उस एक शख्स को मार देने के बाद किसी एक फ़र्द का मुझे नाम बताएं आप, जो उस कॉज से, उस मिशन से, उस नारे से मुखलिस इस मुल्क में आया हो 65 साल के अरसे में। आप 65 साल की बात कर रहे हैं कि इस 65 साल में असल में वो नज़रिया, उस नज़रिए में इतनी जान थी और है कि 65 साल तक हर आने वाला उसकी नफ़ी करता रहा, उसके ख़िलाफ़ काम करता रहा, लेकिन वो नज़रिया अब भी ज़िंदा है। अब भी उस नज़रिए को ख़त्म कर दिया जाना चाहते हैं लोग। क्या हम इस जज्बातियत से अलग हटकर अगर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा? मतलब हम सिर्फ इस पूरी कौम के अंदर वो नाराबाजी और जज्बातियत और मोची दरवाज़े और निश्तर पार्क वाली पॉलिटिक्स से अलग हटते हुए हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लें। हम मोची दरवाज़ा और निश्तर पार्क तो अब ख़त्म हो गया हमारी तारीख़ से। वो तो भले दिन थे जब मोची दरवाज़े में और निश्तर पार्क में बात होती थी, अब तो वहाँ जलसे भी नहीं होते। मैं ये अर्ज़ करूँ कि इस पूरे 65 साल के अरसे में उस नज़रिए को खोद कर दफन करने की रोज़ाना कोशिश की जाती है और हमारे हुक्मरान करते हैं, और हम पर वो हुक्मरान मुसल्लत किए जाते रहे हैं 65 साल के अरसे में। 65 में 3 साल निकालते हैं तो 62 साल कह लें आप। 62 साल के अरसे में वो हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए जाते रहे जो उस नज़रिए को ख़त्म कर दें, लेकिन उस नज़रिए में इतनी जान है कि वो नज़रिया अब भी ख़त्म नहीं हुआ है। शकील साहब, एक शख्स का आप मुझे नाम बता दें कि जो उस नज़रिए से मुखलिस आया उस 62 साल के अरसे में, सिर्फ एक नाम फरमाइए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जी हाँ, कि पाकिस्तान जब बना तो उसके बाद पाकिस्तान की जो माशरती ज़िंदगी, उसकी आप अगर पुरानी अखबारात और तो आप देखें, नाइट क्लब्स थे, मखलूत पार्टियां थी, और रहन सहन, कल्चर, दाढ़ी रखना जो था तालीमी इदारों में एक बड़ा वो समझा जाता था। लोग मजाक उड़ाते थे दाढ़ी का। और इस अरसे में आप देखिए, बावजूद इसके कि उनको दहशतगर्द कहा गया, उनको उनके साथ जो भी सलूक करना था वो किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप अवामी सतह पे तो देखिए मसाजिद भरी हुई हैं। आपकी पहले की मसाजिद का आप अंदाज़ा कीजिए, नमाजियों की तादाद को देखिए, आज की मसाजिद को देखिए, नमाजियों की तादाद को देखिए, नौजवानों को देखिए, सबसे बड़ा आबादी को भी तो देखिए। जो उस वक्त जब आप आज़ाद हुए तो दोनों पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान मिलाकर आपकी आबादी 11.5 करोड़ थी। आज आपकी सिर्फ मगरबी पाकिस्तान या बकिया मानदा पाकिस्तान या टूटा फूटा सिसकता पाकिस्तान जो आप जिसको मैं कहता हूँ, उसकी आबादी 18 करोड़ से ज़्यादा है। तो जनाब अली, जब आबादी बढ़ेगी तो मसाजिद की तादाद भी बढ़ेगी, नमाजियों की तादाद भी बढ़ेगी, जो लोग दाढ़ी रखने वाले हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी, सारे लोगों की तादाद बढ़ेगी। जनाब शकील साहब, ये देखिए आप कि किसी भी कौम का मुस्तकबिल क्या होता है, नौजवान। और आज भी जो जायज़े, जो सर्वेज और जो चीज़ें भी आ रही हैं, उनमें सब तब्दीली का जो एक कहा जा रहा है, वो सारी उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता है। और ये नौजवान जो है चेंज मिस्टर साहब, कौन सी चेंज की बात आप कर रहे हैं जनाब अली? जनाब, किस जगह पर वो चेंज आ रही है? क्या मरीख से आ रही है, क्या चांद से आ रही है, क्या किसी और सितारे से आ रही है? भाई इस जमीन की बात कीजिए, कहां पर चांद तब्दीली आ रही है? तब्दीली तो आएगी जब आप ये सारा कुछ कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, उसके बावजूद लोग खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, अपने नज़रिए से जुड़े हुए हैं, अपने कॉज से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग इस तरह तो शिकस्त नहीं मानेंगे जनाब। इस तरीके तो हार नहीं मानेंगे। आपसे मैंने जैसे अभी अर्ज़ किया आपसे कि 62 साल के अरसे में जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, वो इस नज़रिए को पसे पुश डालने वाले, इस नज़रिए को दबाने वाले रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि आवाम, हालांकि हमारे आवाम तालीम याफ्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने इस नज़रिए को ख़त्म नहीं होने दिया, क्योंकि ये नज़रिया उनके खून में रच बस गया है।
ये नज़रिया ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। जैसे आप नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं, ये नज़रिया ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ये अवाम के खून में रचा बसा हुआ है। हमारे यहाँ जो हुक्मरान आते रहे हैं इस पूरे 62 साल के अरसे में, वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन करने, अपनी जेबें भरने के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए आते रहे हैं। लेकिन अवाम इतने सीधे सादे भोले भाले अनपढ़ अवाम है, उन्होंने इस नज़रिए को ज़िंदा रखा हुआ है और इस तरह ज़िंदा रखा हुआ है कि आज भी वो उनके गले में अटका हुआ है। 62 साल के अरसे में पूरी कोशिश के बावजूद, पूरे मीडिया के बावजूद, पूरे इख्तियारात के बावजूद वो इस नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सके। उन्होंने इस नज़रिए को किताबों से निकालने की कोशिश की, उन्होंने स्कूलों से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। असल में मुज़ाहिमत वाली क़ुव्वतें मौजूद हैं, वो महसूस तरीक़े पे या गैर महसूस तरीक़े पे मुज़ाहिमत कर रही हैं और मेरे ख़्याल में उनकी मुज़ाहिमत कमज़ोर नहीं पड़ी है, मुज़ाहिमत जारी है। वो क़ुव्वतें अपनी जगह काम कर रही हैं, मुखालिफ क़ुव्वतें अपनी जगह काम कर रही हैं। दुनिया में तारीख़ी धारे जो हैं ना वो साथ साथ ही चला करते हैं जी। तारीख़ी जबरियत जो है वो कभी भी मुकम्मल तौर पर नहीं होती। ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़ीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की थ्योरीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो साथ साथ ही चलती हैं। ऐसा कभी भी नहीं है कि नहीं जी मुकम्मल तौर पर दुनिया किसी एक आइडियोलॉजी के तहत आ जाए, मुकम्मल तौर पर कोई मुल्क किसी एक नज़रिए के तहत आ जाए। तारीख़ी जबरियत जो है वो हमें किस मुकाम पर लेकर चली जाती है, असल बात ये मैं आपसे मालूम करना चाह रहा हूँ। आप दोनों हज़रात मेरे दोस्त हैं, मेरे घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे लिए बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात होती है, लेकिन मुझे ये कभी कभी लगता है कि शायद आप कहते हैं कि ये अजीब क़ुनूती किस्म के आदमी के पास हम आ जाते हैं जो 14 अगस्त के दिन बैठ कर भी क़ुनूतियत की बातें करता है। कहीं ऐसा तो मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि कहीं सलीम भाई कोई शेर वेर सुनाए, कोई आता भाई कोई बताएं, कोई 14 अगस्त का भी बचपन में कैसा हुआ करता था इनके, कोई अच्छा सा शेर आप सुना दें ताकि ये हम इस क़ुनूतियत से भी थोड़े से बाहर निकलें। मैं अर्ज़ करूँ ना, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ। देखें, कोई भी नज़रिया, ये मुल्क एक नज़रिए की बुनियाद पर बना होना तो ये चाहिए था कि जो इस मुल्क को चलाने वाले हैं उस नज़रिए के निफाज के लिए कोशिश करते हैं। यही हो ना, अगर वो इस नज़रिए के निफाज के लिए कोशिश करते और वो नज़रिया फिर नाकाम हो जाता तो हम कह सकते थे कि नज़रिया पाकिस्तान नाकाम हो गया। अलमिया तो ये हुआ है कि जो ये मुल्क बना और जिन लोगों ने बनाया था, जो इसके साथ मुखलिस थे, वो 2-3 साल के अरसे में सीन से हटा दिए गए और दूसरी क़ुव्वतें आके उन्होंने यहाँ कब्ज़ा कर लिया और उस नज़रिए की बेखुनी के लिए वो मौजूद हैं अब तक। अगर हम ये कहते हैं कि जो बरसर इक़्तिदार लोग आते रहे हैं वो अगर नज़रिए के लिए काम करते रहते और फिर नज़रिया दुनिया को नज़र ना आता तो हम ये कह सकते थे कि नज़रिया नाकाम हो गया है। लेकिन अलमिया जो हमारे साथ है वो ये है कि 62 साल से उस नज़रिए के ख़िलाफ़ काम हो रहा है। मैं तो कहता हूँ उस नज़रिए में जान इतनी ज़्यादा है कि वो अब तक मौजूद है और किसी न किसी शक्ल में उभर के सामने आता रहता है। शकील साहब, 14 अगस्त को जब आप सड़कों पर बच्चों को सब्ज़ परचम लिए हुए लेकर निकलते हुए देखते हैं, मोटरसाइकिलों पे दीवानगी की तरह एक झंडे लेकर दौड़ते हुए देखते हैं, अपने घरों पे झंडे लगाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, नगमों के मुकाबले करते हैं, क्या है ये एक जिंदा कौम होने की अलामत। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी तो बहुत बुरी है। आज़ादी की उस नेमत का एहसास है और अगर हम मुजरिम होंगे अगर हमने अपनी इस नौजवान कौम को इस आज़ादी का एहसास नहीं दिलाया। हमें इन्हीं नौजवानों को ये एहसास दिलाएंगे तभी जाकर ये काम आगे बढ़ेगा। मुझे कोई और एहसास का चौके लगाता है, मुझे कोई और एहसास जो है ना वो अंदर से खाता चला जाता है। मतलब मुझे ये सब्ज़ हलाली परचम, नज़रिए की बात, आप दोनों की गुफ्तगू बहुत अच्छी लगती है जी, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मुझे इन बातों पर यकीन करने का दिल नहीं चाहता। मेरी मजबूरी बना दिए गए हैं। मुझे तो नज़र आता है वो लड़का कि जो लिसानी सियासत की बात करता हुआ वो झंडे लेके जाता है, दूसरा जो है वो किसी और कौमियत की बात करता हुआ उसके झंडे लेके जा रहा होता है, तीसरा किसी और की झंडा उठाकर हाथ में बंदूक और क्लाशनकोफ पकड़े जा रहा होता है। मुझे तो नज़र ये आ रहा होता है, मुझे ये नज़र 14 अगस्त को एक दिन कहीं कहीं कुछ एलीट क्लास में, कुछ पढ़े लिखे लोगों में, कोई माशरते के कोई अच्छे इलाकों में कोई पाकिस्तान के झंडे वंडे भी नज़र आते हैं,
और कहीं कहीं पाकिस्तानियत भी नज़र आती है, लेकिन अमलन जो है। लेकिन आप देखें इस कौम के अंदर अच्छे लोग भी हैं, नौजवान जो हैं अच्छे काम भी कर रहे हैं। आप सिर्फ उन्हीं चंद लोगों का क्यों जिक्र करते हैं जो ये गन उठाए घूमते हैं? उन्होंने तो, मैंने तो कहा कि ये मकड़ी का जाला है। जिस दिन आपने क़यादत में तब्दीली ले आए, ये सारे लोग ऐसे वॉश आउट होंगे कि पता भी नहीं चलेगा। शकील साहब, इस मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रामा है वो यही है कि यहाँ पर चीज़ों को थोपी जाती है। कहाँ गए वो धमाके, कहाँ गए वो टारगेट किलिंग्स? बड़े बड़े जो लोगों को, जिस तरीके से लोगों को ख़त्म किया गया, एकदम सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, मौसम बिल्कुल नया रंग इख्तियार कर लेता है। कौन करता है ये? देखें, हमारे हुक्मरान इतने बेहिस हैं और इतने खुद गरज हैं और दौलत के पुजारी हैं कि दौलत के अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। और अलमिया हमारा ये है कि जो लोग उनसे मुखालफत की बात कर सकते थे या आवाम ने जिन्हें ये हक़ दिया था कि वो हुकूमत से इख्तलाफ कर सकें, हमारा अलमिया ये है कि मौजूदा हुकूमत ने उन सब को ख़रीद लिया। समझे जी? एक कीमत उन्होंने लगाई हुई है, जो समझता है कि मुझे थोड़ा सा हट जाना चाहिए, उसकी थोड़ी सी कीमत और बढ़ा देते हैं। और ये चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। अब पता ये लगा कि मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ में भी हैं और हिज़्ब इक़्तिदार में भी हैं। दैट मीन कि ये मैं अगर कहूँ कि ये लोग कमोडिटी हैं जी, ये एक बिकने वाली शय हैं। हाँ। मतलब कोई इंसान नहीं है, मतलब कोई इनके अंदर कोई आइडियालॉजी, कोई नज़रिया, कोई किसी चीज़ पर खड़े रहने की ताकत, वो क़ुव्वत के जो इंसान को किसी नज़रिए की बुनियाद पर ऊपर लेके जाती है, वो नहीं है। बल्कि ये एक जस्ट लाइक जैसे मार्केट में और कमोडिटीज़ होती हैं, इसी तरह से ये भी एक कमोडिटी है कि जिसको हम थोड़े से और पैसे बढ़ाकर ख़रीद सकते हैं, थोड़े से और पैसे बढ़ाकर ख़रीद सकते हैं। लेकिन क्या हालात इतने ही बदतरीन हैं? आप तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक आदमी हैं जनाब सलीम साहब, आपने भी मेरी जैसी ही बात करनी शुरू कर दी है। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरे ख्याल में क़याम पाकिस्तान के बाद बिजली का रेट क्या होगा? 1 पैसे 2 पैसे, 1 पैसे 2 पैसे, यही होगा ना। हाँ, बिल 2.5 रुपये का आता था। अबुल हसन इस्फहानी साहब लिखते हैं कि मैं गवर्नर जनरल हाउस में कायद आज़म से मिलने के लिए गया। वो ऊपर की मंजिल पे थे। मैं उनके कमरे में गया, उनसे मुलाकात की। जब मैं उठ के आने लगा तो वो मेरे साथ उठे। काबिल गौर बात है। और कमरे से निकलते हुए उन्होंने कमरे की बिजली बंद की और सीढ़ियों पे मुझे छोड़ने के लिए आए। तो मुझे बड़ा हुआ, मैंने कहा हज़रत आप तशरीफ़ रखें, मैं चला जाऊंगा। कहने लगे नहीं, आप उतर जाएं तो फिर मैं सीढ़ियों की बिजली बंद कर दूँ। तो असल में ये एहसास जो था ना, उसने ये मुल्क बनाया था। वो कायद आज़म थे। हाँ। और अबुल हसन इस्फहानी थे जी। हम उनको आज भी याद करते हैं, उनके आगे हाथ बांधते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनको अज़मत का मीनार तस्लीम करते हैं। लेकिन ये वही लोग कि जो हमारे साथ, जो हमारे दरमियान है, मतलब ये तो यही कह रहे हैं ना कि ये क़यादत जो है, ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इन लोगों से जब भी हमारी जान छूट गई, इस खुद गर्ज टोले से जब भी हमारी जान छूट गई, हमें एक आदमी चाहिए और एक आदमी आएगा, आप देखेंगे इस मुल्क की किस्मत तब्दील हो जाएगी। वो नज़रिया आपके सामने आ जाएगा, मुजस्सम सामने आ जाएगा और दुनिया उस नज़रिए को देख लेगी कि उस नज़रिए में कितनी जान है ना। मैं बड़ी मादरत के साथ शेर सुनाइए, फिर बात करते हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। तो बस एक दफ़ा वो फसले गुल आ जाए। लेकिन मैं सलीम भाई से सिर्फ एक बात, देखिए मेरी राय इस मामले में थोड़ी सी आपसे मुख्तलिफ है। मैं ये कहता हूँ कि हम हमेशा किसी मसीहा के इंतज़ार में रहे हैं जी। हमें मसीहाओं का इंतजार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूं। बिल्कुल हम में से हर तब्दीली का आगाज़ हम में से हर शख्स को अपनी जगह अपना काम करना चाहिए, अपनी जगह अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, हमें बिल्कुल तस्लीम है कि हम मैनेज नहीं हैं, ऑर्गेनाइज नहीं हैं। हमें कोई अच्छा ऑर्गेनाइज़र मिल जाएगा तब ये कौम ऊपर चली जाएगी। और हम अगर इनफरादी तौर पर अपनी अपनी जगह, हालात ने, माहौल ने हम में से हर आदमी को खुद गरज बना दिया है कुछ हद तक, 10%, 20%, 50%। लेकिन अभी रमक मौजूद है, कौमी गैरत मौजूद है। कोई एक आदमी आ जाए,
इस गैरत को जगाने वाला, इसको मुत्तहिद करने वाला, इसको मुनज़्ज़म करने वाला, आप देखेंगे इस कौम में इतनी जान है, इतनी जान है कि दुनिया हैरान रह जाएगी कि ये लोग थे। शकील साहब, मेरी तरफ से तो यौम आज़ादी पर यही पैगाम है कि अब सफ़े मातम उठा दो, नूहा खानी छोड़ दो। मौत है उन्वान जिसका, वो कहानी छोड़ दो। ज़िंदगी को कौन सी आवाज़ से आवाज़ दो, ज़िंदगी के हाथ में अज़्म अमल का साज दो। वाह। नगमा वो छेड़ो कि गूंज उठे फ़दाए कायनात, वज्द में आ जाए हस्ती, रक्स में आ जाए हयात। वाह, यही पैगाम। आप तो जनाब आपने तो आज का पैगाम भी दे डाला 14 अगस्त का, कि 14 अगस्त को आपका पैगाम जो था, किसी ने कहा था ना, कदर आज़ादी करो, साहिबा भाई ने कहा था हमारे, अगर ये आज़ादी किसी से रूठ जाए एक बार, करना पड़ता है उसे सदियों फिर उसका इंतजार। और जश्न आज़ादी का सूरज जिस्म जहाँ पे कर्ज है, और इसकी किरणों की हिफाजत अब हमारा फर्ज है। ये तो बात साहब देखिए, ये अब आप लोगों ने बात की थोड़ी सी मुझे भी जगाने वाली। आप लोग भी जब से आए थे मुझे भी सुलाने वाली बातें कर रहे थे। माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि आदमी परेशान होकर रह गए हैं, और खुसूसन ये मौजूदा हुकूमत ने तो ऐसा काम कर दिया है कि हर आने वाला दिन सुबह उठ के पता ये लगता है कि आज इन्होंने हमें यहाँ बेच दिया, आज वहाँ बेच दिया, और पता नहीं, मतलब हम भी कमोडिटी है, बिक रहे हैं, हाँ। बिकते चले जा रहे हैं, और हमें पता नहीं चलता कि कौन हमारा खरीदार है, और हम किस किस के हाथों बिक चुके हैं, ये समझ में हमें ये पता लगता है कि हमारी जेब में जो 100 रुपए का नोट था, कल आज वो 90 का रह गया, यानी कि बगैर चुराए ऐसा डाका पड़ रहा है कि वो कल हमारी जेब में 100 थे, आज वो 90 रह गए, कल को 80 रह जाएंगे। डॉलर पहले 50 का था, फिर 60 का हुआ, मौजूदा हुकूमत ने 60 रुपये का लिया, अब इन्होंने 95 रुपये का कर दिया। सलीम भाई, बात देखिए बड़ी अच्छी बात आपकी ये है, लेकिन यार ये शायद लफ्ज़ जो है वो गैर पार्लिमानी है, लेकिन करें बात ये, कुछ आपकी बातों से मैं ये समझा था कि वी डोंट नीड लीडर्स, वी नीड गुड मैनेजर्स, कि जो हमें मैनेज कर सकें। जी, हमें अच्छे मैनेजर्स चाहिए, औसत दर्जे के वो ईमानदार लोग मिल जाएं, औसत वो भी काम कर ईमानदार लोग जो वो मिल जाएं। हमें कोई बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं अवतार की, किसी देवता की, किसी इसकी जरूरत नहीं। और अभी जो सदर बना के बैठाया हो वो कौन सा टैलेंट है? नहीं, वो तो बहुत टैलेंटेड आदमी है, वो तो उसके टैलेंट का तो हिसाब ही नहीं है कोई। पता है जो आदमी इस तरह से जिसके टैलेंट का अब अंदाजा कर लेना इस मुल्क के ऊपर का क्या कमाल है, इस मुल्क पे क्या क्या इत्तिला नहीं आई है भाई। मतलब लेकिन जो भी आती है वो उससे बुरी ही आती है, मतलब बद जाता है बदतर आ जाता है। बस अब बद के बाद बदतर नहीं है, बदतरीन आ गया। मतलब हम तो पहले तो वो किसी, आपको तो बहुत अच्छा वो शेर याद होगा कि पहले जो कहा करते थे कि खूब है, खूब तर है, खूब तरीन, इस तरह तज्जिए नहीं होते, तो अब तो बद है बदतरीन, मतलब ये समझ में नहीं आता कि हम इसको कहाँ लेके जाएं। लेकिन ये कि चलिए, वो मुनीर नियाज़ी ने कहा था ना कि मुनीर इस मुल्क पे आसिफ का साया है या क्या है, कि हरकत तेज तर है और सफर आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता है जरूर, पता नहीं कहाँ है साहब, नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा मेरे ख्याल में। हमें देखते हैं साहब, वो कहते हैं कि अब आप लोगों ने इतने सारे शेर सुना दिए हैं, रिजायत कुछ होनी चाहिए। तो नहीं, मैं भी रिजायत से भरपूर शेर ही, मैंने कहा कि मैं भी जाते जाते, चूंकि अब मेरे वतन में बहारों के फूल महकेंगे इंशाल्लाह, मुझे यकीन है शरारों के फूल महकेंगे इंशाल्लाह। कभी तो दीदाए नरगिस में रोशनी होगी, कभी तो उजड़े दियारों में फूल महकेंगे, वाह 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 वाह, और चमक ही जाएगी शबनम लहू की बूंदों से, वाह, रविश रविश पे सितारों के फूल महकेंगे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ लाए। आज तो चाय भी नहीं आ सकी अब तक, क्या करें, चले अब पीते हैं चाय।